गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी साथियों? आज की क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन को डिस्कस करेंगे। सामान्य अध्ययन से संबंधित यानी जीएस के फर्स्ट पेपर से। आज की क्लास में सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर हैं और कुछ मॉडल पेपर से भी हैं। तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और संभावित प्रश्न भी हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 15-20 क्वेश्चन में ही 1 घंटा हो जाता है। मैं किसी दिन ऐसा कोशिश करूंगा कि आपको मैराथन लेकर के एक एक मॉडल पेपर करा करा दूं, या फिर एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मतलब पूरे पेपर हैं उसको करा दूं। तो आप सभी साथियों का सहयोग ऐसे ही बना रहना चाहिए जैसे अभी तक है। आप सभी साथियों को मैं एक बार बता दूं कि आज की जो क्लास है इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका इकोनॉमी हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हम आज की क्लास में सामान्य अध्ययन मतलब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने विषय आते हैं वो सभी विषयों से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पीछे की क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। इसी वजह से ये आपको सामान्य अध्ययन की भी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो क्लास है वो इसी टाइम पर डेली चला करेगी। जो 11 बजे आपका टाइम है उसी टाइम पर ये डेली चला करेगा। ठीक है साथी, आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न का शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न? ड्यूरिंग ड्यूरिंग हिज एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान, हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। अफगानिस्तान पर अधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बाबर से रिलेटेड। अब हिस्ट्री की बात करें और बाबर से रिलेटेड प्रश्न ना हो तो ये थोड़ा सा नागवार सा लगता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ध्यान से सुनना। जब हम बाबर की बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं। सबसे पहला कि बाबर का पहला युद्ध और बाबर का जो चारों युद्ध है, ठीक है, वो सारे युद्ध इसके जरूर पूछे जाते हैं। और बाबर से रिलेटेड और भी चीजें कि बाबर किस युद्ध मतलब बाबर से चारों युद्धों में, चाहे आपका कोई भी युद्ध हो जिसमें ये ज़रूर पूछा जाता है कि आ, चौसा के युद्ध में या फिर आपका पानीपत के युद्ध में कौन विजयी रहा, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको मैं ये गाइड करते चलूँगा कि आपको ध्यान ये देना है कि बाबर किन किन जगहों पर विजयी रहा और उससे अपोनेंट में हारा कौन है, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया दिया था? देखो साथियों, यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका दौलत खान। दौलत खान ने क्या किया था जब बाबर अफगानिस्तान पर विजय कर रहा था, अफगानिस्तान अफगानिस्तान साइड था, तो उस टाइम दौलत खान ने कहा कि ऐसी बात है, आप इस समय भारत में आक्रमण कर सकते हैं। और भारत में आक्रमण करने के लिए उसने किसके एवज में ये बात बोली थी? देखो, लोदी और मेवाड़ क्षेत्र मतलब जो आपका लोदी था उस पर, और मेवाड़ क्षेत्र को जीतने के लिए यह जो न्योता था वो दौलत खान ने दिया था। तो यहाँ से ये प्रश्न बन जाता है। कई सारे प्रश्न बन देखो देखो बच्चा, यहाँ से कंफ्यूज बहुत होते हैं व्यक्ति। दौलत खान ने पहली बार हम यहाँ पर अफगानिस्तान के विजय के दौरान ऑफर किया था कि आप इंडिया पर इन जगहों पर युद्ध करें। देखिए अगला प्रश्न है आपका, डेथ इन बनारस के पुस्तक डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? देखो साथियों, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। ये सभी प्रश्न मतलब पीछे हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो, जब हम डेथ इन बनारस की बात करते हैं, डेथ इन बनारस, तो ये बुक है आपका
ये बुक है जोनाथन पैरी का। किसका? आपके जोनाथन जोनाथन पैरी का ये बुक है। देखो बच्चा, जोनाथन पैरी से रिलेटेड और भी बुक्स पूछे जा सकते हैं। देखो, जब एक एकाक लेखक का नाम अगर पूछ लिया गया है कि देखो इनके बारे में बताइए कि इनका कौन सा बुक है, इनकी कौन सी किताब है, तो इनके और भी किताबों को आपको याद रखना चाहिए। जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियटिज्म, द पॉलिटिक्स ऑफ, इन्हीं का बुक है, द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म। ध्यान से देखिए, ये जोनाथन पैरी का ही किताब है, द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियटिज्म, क्लासेस ऑफ लेबर। यह भी एक किताब है, इन्हीं का है, क्लासेस ऑफ लेबर, क्लासेस ऑफ लेबर। जो वर्कर्स हैं उनकी भी क्लास के बारे में ये किताब थी, तो ये किताब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्लासेस ऑफ लेबर। और भी किताबें हैं, तो ये दो तीन किताब आपको याद रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये अच्छा अच्छा प्रश्न है। जोनाथन, डेथ इन बनारस, बड़ा फेमस नाम, अलग सा नाम लगता है ना, और एक अंग्रेज लेखक है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको अजीबोगरीब लगें। अब आप कहोगे सर ये किस प्रकार का प्रश्न है? अब भाई देखो, पीछे आया हुआ प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि आ, ये ऐसे ही मैंने रख दिया है रैंडम। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, तो आपको इस तरीके के प्रश्न भी जो ड्यूरिंग साल भर के अंदर जो चर्चा में रहे हुए हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से भी प्रश्न बन जाएंगे, आपको पूरी तरह से हर जगह से तैयार रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, आप जानते हो बेकिंग सोडा खाने पीने के लिए किया जाता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। दिस इज करेक्ट, इसमें कोई शक नहीं, ये दिक्कत नहीं है। वॉशिंग पाउडर साफ करने वाला, जो मतलब हम कपड़ा साफ करते हैं जिसके लिए प्रयोग किया जाए। जैसे आपने बहुत सारे कंपनीज, टाइड का नाम सुना होगा, अपने घड़ी का नाम सुना होगा, एरियल का नाम सुना होगा, इस तरीके के आपने सुने होंगे। तो ये जो है ये भी सही है। तो कार्बोनेट है, तो वो क्या है? वो कपड़ा साफ करने के लिए है, कपड़ा साफ करने वाला है। वॉशिंग पाउडर है, ठीक है, कपड़ा साफ करने या फिर किसी भी चीज को साफ करने में। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यह भी सही है, यह भी सही है। इसमें गलत कौन सा है तो आप बता दोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस नाम से जानते हैं भाइयों? देखो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखें। देखिए, इसका इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ हाफ करके होता है ना इसका। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। यह भी प्रश्न में प्रश्न बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये प्रश्न भी कई बार बना है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट के नाम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं कि ये
सीमेंट से संबंधित होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, जब हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है। आप सभी जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादातर आप कह सकते हो कि हम्म, जैसे क्लोराइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको आप कई जगहों पर अलग अलग नाम से भी ब्लीचिंग पाउडर को जानते होंगे, जैसे चूने का क्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या नाम, किस नाम से? चूने का क्लोराइड, चूने का क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं किसको आप? ब्लीचिंग पाउडर को चूने के क्लोराइड के नाम से। वहीं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है इसको। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी इसको जानते हैं। ध्यान से देखना, कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो इसका प्रयोग बहुत सारा है, ठीक है। आप सभी साथी ध्यान देंगे। देखो, आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको इतना तो आइडिया ही लग ही जाता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ठीक है। कोई डाउट होगा सभी साथी कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। और इन सभी का भी प्रयोग पूछा जाता है। तो जितने ऑप्शंस हो, देखो प्रश्न जिस वर्ष आया हो उसके ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अगले वर्ष के लिए वो बड़ा सुविधाजनक हो जाता है, वो बहुत सही काम कर जाता है। जैसे ऑप्शंस को आप ध्यान दे दीजिए, जैसे बेकिंग सोडा, तो आप यू हैव टू बी वेरी क्लियर अकॉर्डिंग मतलब रिगार्डिंग बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑप्शंस में आ रहे हैं तो कुछ सोच के आयोग के मेंबर्स रखे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारी बात अपनी जगह। मैं आपको बताऊं, इस बार आपने एक पेपर देखा होगा, इस बार आपने एक पेपर देखा होगा साथियों, जो एकदम से कमर तोड़ देने वाला था। किसका? पेट का, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पेट का पेपर देखा था। ये लाइक यूपीपीएससी की तरह प्रश्न पूछ लिया था इसने, मतलब बहुत तगड़े प्रश्न पूछ लिया था इसने। कुछ लोग तो यूपीएससी भी कह रहे थे, बाय द वे यूपीएससी तो नहीं था, लेकिन हाँ यूपीपीएससी की तरह बहुत सारे प्रश्न थे इसके। आपने देखा था, बहुत मतलब कठिन प्रश्न बना दिया था इस बार। तो इसलिए आप हर तरीके से तैयार होइए। आप नहीं तैयार होंगे, कोई और तैयार होगा। आप मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, कोई और प्रिपेयर कर रहा होगा। आपको हर तरीके से तैयार होना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं लेना है आपको अपने जीवन में। भाई एक बार है, बहुत मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये आ, हमेशा की तरह नहीं है। सिलेबस अचानक से डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम क्या है, हम आपको एक बेसिस, एक तरीका, एक स्थिति बता सकते हैं कि देखो ये प्रोसीडिंग है, ये प्रोसेस है, ये व्यवस्था, इस तरीके से पेपर बनेगा। अगर चीज़ें थोड़ी सी बदल गई, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जाने लगा, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। और आपको पता है कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। और समय बीत रहा है, आपके ऊपर दबाव अलग तरीके से बनता जाएगा कि जल्दी सिलेक्शन ले, जल्दी सिलेक्शन ले। कोशिश करिए कि इसी बार सिलेक्शन हो जाए। मेरा मानना है कि जो रेगुलर कंसिस्टेंट 4 महीना अगर पढ़ेगा घटना चक्र और सभी प्रश्न किताबों को, तो ये जान लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से वो सभी प्रश्नों को टैकल करके चला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस पर पेट का जो पेपर आया उस पर एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा। जो स्थिति है, बेशक आप ना बदलें, बेशक आप ना बदलें, लेकिन लोग बदल रहे हैं। बेशक आप ना बदलें लेकिन लोग बदल रहे हैं। गुलाब पत्थरों पर खिल रहा है, चिराग आंधियों में जल रहा है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तैयार आपको हर प्रकार के प्रश्नों के लिए रहना पड़ेगा। पूछ ले यूपीएससी की तरह, अगर यूपी आपके यूपीपीएससी के पे आर ओ में, तो क्या कर लोगे बताओ ना? क्या कर लोगे? आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, आयोग को आप नहीं बदल सकते ना, आयोग के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं।
सोच के देखिए कि आयोग अगर यूपीएससी की तरह 25 क्वेश्चन डाल दे, आप क्या कर लेंगे भाई? कुछ नहीं कर सकते। तो तैयारी आपको अपने अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। मतलब हर तरीके से आपको लगना चाहिए कि हम तैयार हैं, आप ऐसा तैयारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये अगला प्रश्न है आपका। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे? जेबी कृपलानी, जी के एम मुंशी, बी आर अंबेडकर, कौन? देखो साथियों, जब हम आ, संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्यों की बात करें, संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्यों की बात करें, आप जानते हैं ना संविधान सभा कब बना, ये सब प्रोसीडिंग तो आप जानते होंगे। मैं अगर आपको संविधान सभा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि आपको ये आता है। नहीं आता तो बताइएगा कमेंट करके कि सर इनको भी एक्सप्लेन करते चलिए, तो मैं आपको आगे इसमें भी ये चीज़ें रिलेट करते हुए आगे बढ़ूंगा। संविधान सभा के प्रथम गैर कांग्रेसी सदस्य, देखो प्रथम गैर कांग्रेसी नहीं, मतलब जितने भी गैर कांग्रेसी सदस्य थे मैं सबका नाम लिख दूं। देखिए देखिए, सबसे पहले तो राधा कृष्णन, राधा राधा कृष्ण, ठीक है। यहीं पर गोपाल कृष्ण आयंगर, गोपाल कृष्ण आयंगर, आयंगर, देखो मतलब जो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो गोपाल आयंगर, ये भी संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे मेरे भाइयों। ठीक है, एम आर जयकर, एम आर जयकर, एम आर जयकर, एम आर जयकर, और साथ ही साथ यहां से और भी प्रश्न बन जाते हैं, यहां से और भी प्रश्न बन जाते हैं साथियों। देखो मतलब इसमें और भी एक सदस्य हैं जो मुझे पर्टिकुलर इससे रिलेटेड अभी एक्स्ट्रा नहीं याद आ रहा है। इसमें बताइए कौन है गैर कांग्रेसी सदस्य? एक आदमी और है, हाँ एक आदमी और है, देखिए एसपी मुखर्जी ऐसे कुछ नाम था। आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे? तो गैर कांग्रेसी सदस्य में देखा जाए तो सबसे पहले पे अगर आपको दिखना चाहिए तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड प्रश्न हमारे पॉलिटी के सेक्शन में बहुत तगड़े बनते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चा, भीमराव अंबेडकर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में हमारे बनते हैं, तो यहाँ के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारतीय संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा की अवधारणा किस देश की संविधान से ग्रहण की गई है? संविधान सभा में, संविधान में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? कितनी बार पूछा गया है? ध्यान से देखिए, समवर्ती सूची कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है मेरे भाइयों। जब हम कनाडा की संविधान की बात करते हैं तो इससे हम भी कई सारी चीज़ों को लिए हैं। जैसे आइए हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर जितने देशों का नाम दिया गया है। देखो ऑप्शन से रिलेटेड हमेशा उम्मीद रहती है कि अगले वर्ष भी प्रश्न इससे कनेक्टेड पूछा जाएगा। मतलब जैसे अगर यहाँ पर लिखा है कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का इस बार का पूछा था, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ऐसा संभावना है कि अगली बार कनाडा से पूछ ले, यूएसए से पूछ ले, ब्रिटेन से पूछ ले। दैट इज वाई हम यहाँ पर ऑप्शंस को एलैबोरेट करेंगे, एम्फसाइज करेंगे। किसको? ऑप्शंस को एलैबोरेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग प्रश्न अगले साल बन सकता है। आपको भी पता है कि प्रश्न कहीं अलग से ये लेके आ नहीं पाएंगे।
अब ये कह दो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम कोई चेंज कर दे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई ये कह दे कि समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट अगर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है, तो ये कोई नहीं बदल सकता मेरे भाइयों। ठीक है, कोई कह दे कि कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था लिया है, तो ये नहीं बदल सकता। तो ये चीजें तो अगर आपको याद नहीं, देखो मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आपको अगर बेसिक क्लियर नहीं है, डोंट थिंक अबाउट जॉब। आपको नहीं सोचना चाहिए जॉब के बारे में। भाई राक्षस की तरह लोग मेहनत कर रहे हैं, भाई एकदम पागलों की तरह लोग मेहनत कर रहे हैं, और आपको लगता है आपको बेसिक क्लियर नहीं है और आप चीजें कर ले जाएंगे। नॉट पॉसिबल। आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। भाई देख, भाई देखो, कनाडा के संविधान से हम जब बात करें तो कनाडा के संविधान से हम कई सारी चीजें लिए हैं, ध्यान से देख लीजिए। हम कनाडा के संविधान की बात करें, कनाडा के संविधान से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, आ, संघात्मक व्यवस्था, और इसी के अकॉर्डिंग भारत में वर्तमान जीएसटी व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था लिया है। अवशिष्ट शक्तियां, ये भी प्रश्न बन जाता है, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां हमने यहां से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों देखो, और कौन कौन सा ऑप्शन है, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो यूएसए की देख ले, हम यहीं पर अमेरिका की देख ले। यूएसए, यूएसए से बहुत सारी चीजें ली गई हैं हमारे देश के अंदर। जब हम यूएसए की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, साथ साथ अगर हम देखें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, साथ साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और उपराष्ट्रपति पद जैसी व्यवस्था भी वहीं से हम लोगों ने ली है। उपराष्ट्रपति पद भी हमने वहीं से ली है। ठीक है, ध्यान से देखना, उपराष्ट्रपति पद की अवधारणा भी यहीं से लिया है हम लोगों ने। देखिए, कनाडा के संविधान से एक और चीज है, आप यहीं पर एक शब्द और लिख सकते हैं, सबल केंद्रीय शक्तियां, सबल केंद्रीय शक्तियां, केंद्रीय शक्तियां। सबल केंद्रीय शक्तियों का मतलब समझते हो आप, यही संघात्मक व्यवस्था का ही कनेक्टेड पार्ट है, जहां पर यह दिखाया जाता है कि संघ ज्यादा मजबूत है। संघ ज्यादा मजबूत है किसकी तुलना में, कि राज्यों की तुलना में। मतलब संघ के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो ज्यादा बांटा गया है संघ के पास। एक्चुअली संघ ही शक्तियों का बंटवारा राज्यों को कर रहा है, कि राज्यों को बता रहा है दिस इज योर पावर, दिस इज योर पावर, दिस इज योर पावर, यू हैव टू बी बाउंडेड इन दिस पावर। ये कौन कह रहा है, ये आपका कनाडा कह रहा है। कनाडा से कई बार हम सिर्फ एक बातें याद रखते हैं, संघात्मक अवशिष्ट शक्तियों में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रायः ऐसा होता है। आपको अमेरिका से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका याद कर लो ना यार, 4-5 तो चीज है, ऐसे बोलते रहो, 5-6 बार बोल दो। हम जब प्रैक्टिस कराते रहेंगे 3-4 बार बोल देंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या क्या, ध्यान से फिर से सुन लो। देखो, मौलिक अधिकार, सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार से रिलेटेड प्रश्न बनता है भाई 1235, इतना
आपकी जिंदगी में काम करता है, कहने की बात नहीं। 12 से 35 हो गया, 12 से 35 में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी बातें कहाँ से, कहीं ना कहीं अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे उच्च है, यह भी सबसे बड़ी बात। न्यायिक पुनर्विलोकन, जैसे कोई घटना हो गई उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए, जैसे आप जानते हो कि राष्ट्रपति को छूट दिया गया, राष्ट्रपति न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए कहता है, जैसे मान लो किसी को डेथ वो दे दिया गया है, ये भी उसी के अंतर्गत आता है, न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत ही आता है। तो कई सारी चीजें हैं जो आती हैं मेरे प्यारे भाइयों। ये जो चीजें हैं हमने कहाँ से, अलग अलग देश से ग्रहण की हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन था ना यहाँ पर आपका, यूएसए हो गया, ब्रिटेन। ब्रिटेन भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन से भी प्रश्न बन जाता है। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है। जैसे संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ब्रिटेन से हमने क्या, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता। मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकहरी नागरिकता, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। मेरे भाइयों बहुत गौर से ध्यान से समझने की बात है कि इन सभी चीजों में हम क्या चीजें कंफ्यूज करते हैं, किन चीजों को हम नहीं समझ पाते। संसदीय प्रणाली का मतलब आप समझते हैं, हमारे देश में भी तो संसदीय प्रणाली है क्या, अध्यक्षता प्रणाली है क्या। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सब कुछ होता है, और जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कौन होता है, राष्ट्रपति सब कुछ होता है, उसके पास मैक्सिमम पावर होता है, राष्ट्र का प्रमुख भी वही होता है, देश का भी प्रमुख वही होता है अध्यक्षीय प्रणाली में, राष्ट्रपति। लेकिन ऐसा जब संसदीय प्रणाली में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। संसदीय प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख एक प्रकार से कठपुतली की तरह होता है, उसको कई सारी चीजों में हम एक प्रकार से मुहरा बना कर रखते हैं। लेकिन जो देश का प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। जैसे आप देख लीजिए ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में आप देखेंगे रानी राजा वाला कॉन्सेप्ट है, तो उनके यहाँ राष्ट्रपति तो नहीं है, लेकिन वो एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें वो रानी राजा का क्या कंट्रोल है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में उनकी जगह पर क्या राष्ट्रपति की तरह रखा गया है। ठीक है, क्लियर। बाय द वे मैं आपको बता दूं, भारत में राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनको देख करके ऐसा लगता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत कार्य है, बहुत शक्तियां हैं। लेकिन 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 कार्य वो सारे कहां से कर रहा है, मंत्रिमंडल के सुझाव पर, और उस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। तो कुल मिलाकर के बात तो प्रधानमंत्री की हुई ना, बोलो, सोच के देखो। देखो, और हाँ यहाँ पर जो एकहरी नागरिकता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सिटीजनशिप, या फिर आप ये कह लो कि एकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चा, जब मैं आपसे कहूं एकहरी नागरिकता, तो एकहरी नागरिकता का मतलब ये है कि आप अपने देश के अंदर सिर्फ एक सिटीजनशिप प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है, और ये आप हैं, अब आपसे बड़ा यहाँ पर क्या है, भारत है, भारत है। तो या तो आपको हम ऐसा कर दे, भारत की नागरिकता दे दें, आप हर जगह के लिए फ्री हो गए, भारत की नागरिकता आपको दे दिया जाए और आप हर जगह के लिए फ्री हो जाए। जैसे आपको आप भारत के नागरिक हैं तो आप इंडियन सिटीजनशिप जैसी व्यवस्था आप फील करेंगे। लेकिन अगर जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता दे दूं, चलो आप भारत की भी सिटीजनशिप लीजिए और उत्तर प्रदेश की भी लीजिए, तो ऐसे में आप क्या देखने को देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो वो है नागरिकता आपको अलग से मिला और भारत का अलग से, तो ये दोहरी नागरिकता हो जाएगी। ऐसा हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में क्या है,
हम भारत के लोग, ऐसा आपको पता होना चाहिए कि हम अपने देश के अंदर एकहरी नागरिकता जैसी व्यवस्था को फॉलो करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। डाउट है किसी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और हाँ, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इनसे भी रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगला कह रहा है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 प्रोसीड्यूर फॉर impeaching the president, article 60 power of the president to promulgate ordinance। मेरे भाइयों ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम राष्ट्रपति के निर्वाचन, जब हम अनुच्छेद 54 की बात करें, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कौन जितने अनुच्छेद हैं बस उतनी की अभी फिलहाल बात करते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, कोई शक नहीं, एकदम सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है आपको पता ही होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, सिस्टम क्या है, ये तो आप जानते हैं ना, ये आप जानते हैं। आपने कहा हाँ सर ये हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके डन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद का डेफिनेशन क्या है ये कोई बताएगा? लाभ के पद पे ना हो, पद पर ना हो। देखो, 2 बातें आपको यहां पर क्लियर कर दूं। जब लाभ के पद की बात की जाती है तो यहां पर उपराष्ट्रपति, जैसे आप उपराष्ट्रपति हैं तो ये लाभ के पद में नहीं है। आप कोई मिनिस्ट्री हैं, कोई आपके पास किसी कोई मंत्री पद है तो ये भी लाभ के पद को नहीं काउंट करता है। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि लाभ का पद क्या है। ठीक है, हम समझेंगे, आपकी कमेंट्स देखेंगे। बहुत सारे बच्चे पिछले वीडियो में कमेंट किए हैं, मैं आपको एक बार नाम ले लेता हूँ। यूपी स्पेशल वाले में कमेंट किए हैं, क्योंकि इकोनॉमी का तो आप जानते हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को पसंद आता हूँ, तभी तो आपको इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। एक बार मैं आपके कमेंट्स भी देख लेता हूँ जल्दी से। दो दिन पहले गई थी आपकी क्लास। चलिए, सबके जय हिंद, जय हिंद। आनंद भवन को सरकारी 1971 में बनाया गया, वेरी गुड। स्टडी बडी ने कहा गाजियाबाद को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानते हैं, बेतवा रिवर, ओके ओके। देखो मतलब कई लोगों ने जवाब दिया है, कई लोगों ने जवाब दिया है। सौरभ सिंह भी जवाब दिए हैं, ठीक है। और निहारिका ने भी जवाब दिया है, ठीक है। हाँ, देखो विशाल जी का कहना है कि सर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा करके देखिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल का तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यहाँ पर जो क्लासेस की जाएंगी वो ऑब्जेक्टिव और इस तरीके की ही चीज़ें चलेंगे। मेरे भाइयों आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं आपको बहुत बैलेंस तरीके से तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो सब मैं आपको मैनेज करके चलूँगा। जैसे आपको मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगा कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो दूँ कि आप कैसे अभी इतने कम समय में आप पढ़ाई करो। मैं एक अच्छे से स्ट्रैटेजी वीडियो आपके यूट्यूब पर इसी पर डालने वाला हूँ, तो आप सभी उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें कि अभी किन चीज़ों से हमें बचना है, कैसे चलना है। अभी आज की क्लास हो जाने दो, कल या परसों में डाल दूंगा मैं, आप सभी देख लीजिएगा। चलिए, जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लाभ के पद पर ना हो, पहली कंडीशन होनी चाहिए। इसके निर्वाचन की एक पद्धति और है कि यह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संसद का सदस्य, संसद का
सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो कौन? आपका राष्ट्रपति। तब आप उसको निर्वाचन की प्रक्रिया में लेकर के आएंगे। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 देखो, अनुच्छेद 55 क्या कहता है यहां पर? आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की स्थिति, इसमें क्या लिखा है? हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यह भी सही है कि निर्वाचन की रीति या स्थिति, आप दोनों कह सकते हो। अनुच्छेद 61 कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, राष्ट्रपति 61 मतलब महाभियोग आप कह सकते हो, इम्पीचिंग, ठीक है, महाभियोग। 60 क्या कह रहा है? 60 ऑप्शन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। नहीं 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 नहीं, राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है, हम उसके बारे में अभी बात करते हैं। देखो, अनुच्छेद जो 60 है वो ओथ के लिए जाना जाता है, राष्ट्रपति के शपथ के लिए जाना जाता है, राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। तो इसका आंसर आप बता दोगे कि ना भाई ये गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? शपथ से। शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद 60। इसको राइमिंग मेंटेन करो, याद हो जाएगा। राष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद 60। बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए ये बात, ठीक है बच्चा? राष्ट्रपति का शपथ आपने कह दिया कि अनुच्छेद 60 के अंदर है। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए, आप ये जो हमारे देश में महाभियोग की प्रक्रिया है, ये किन लोगों पर लगाया जाता है? किन लोगों पर लगाया जाता है? क्या सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जैसी व्यवस्था लगाई जाती है? बताइए। देखिए, राष्ट्रपति पर तो आपको पता होना चाहिए कि ये 14 दिन पूर्व बता करके, जैसे अगर कोई संवैधानिक व्यवस्था से कोई खिलवाड़ हुआ है या फिर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति उस तरीके से कोई कार्य नहीं किए हैं जो न्यायिक व्यवस्था को फॉलो करता है, तो उस स्थिति में इनके ऊपर ये 14 दिन का प्री इंफॉर्मेशन दे करके इन पर क्या लगाया जा सकता है? इम्पीचमेंट का व्यवस्था लाया जा सकता है। लेकिन साथियों, क्या भारत में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट होता है? नहीं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हमारे देश के अंतर्गत राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के साथ साथ जो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर मुख्य आपका हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश है, इनके ऊपर भी महाभियोग लगाया जाता है। क्यों, पता है आपको? कई सारी चीजें हैं। कारण है क्योंकि ये लोग अपनी न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र का प्रमुख है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के ऊपर कभी भी कोई केस नहीं चलाया जा सकता जब तक वह ऑन ड्यूटी, मतलब राष्ट्रपति पद पर है। हाँ, महाभियोग जैसी व्यवस्था लाया जाए और वो उस टाइम अगर उनकी गलती पकड़ी जाती है तब उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, लेकिन उस 14 दिन के दौरान वो राष्ट्रपति पद से हटाए जा चुके होंगे, तब ये व्यवस्था उन पर इंप्लीमेंट की जाती है। यानी राष्ट्रपति हमारे देश में किसी का मर्डर भी कर दे तो उसके ऊपर किसी तरीके का कोई केस नहीं चलेगा, पहले उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा, फिर उसको राष्ट्रपति पद से हटा करके फिर उसके ऊपर जो कानूनी व्यवस्था है की जाएगी। यानी हमारे राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति पद की गरिमा कितनी है, ये बात संकेत करती है कि उसको, उसके साथ कोई भी, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, बात ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के साथ ऐसी स्थिति। अनुच्छेद 60 में शपथ दिया है। एक बात बताओ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? ये प्रश्न बहुत बड़ा है। राष्ट्रपति को जब देखें शपथ दिलाता कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। देखो, जब राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है देन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तब उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम क्या होगा? वरिष्ठतम
न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाता है। तो ये बेसिक सा है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। चलो आगे बढ़े। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है? स्थानों का आवंटन, पहली बात तो आप जान लीजिए कि किसी भी जगह पर स्थानों का जो आवंटन है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन हमेशा जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। जनसंख्या के अनुसार किया जाता है, ठीक है। स्थानों का आवंटन हमेशा जनसंख्या के अनुसार। बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत ये है? अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर एक बात नहीं बताई, राष्ट्रपति किस अध्यादेश कब जारी कर सकता है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप ऐसे मान लीजिए कि ये अनुच्छेद 123 में आता है, ठीक है। अध्यादेश प्रख्यापित करने का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 1, 2, 3 में है। 1, 2, 3 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो हमने आपसे बताया कि राष्ट्रपति किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो ये चौथी अनुसूची है। छठी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, नवीं अनुसूची, सब में अपना अलग अलग प्रावधान है। आप सभी जानते हैं एक एक करके। आपको क्या नहीं पता है कि नवीं अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में क्या है, भाषा किस में है, हमारे देश में सूचियों का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सातवीं अनुसूची का क्या महत्व है, हमारे यहाँ नौवीं अनुसूची का क्या महत्व है, अनुसूचियां टोटल कितनी है, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न आपके हर समय तैयार होने चाहिए। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। स्थानों का आवंटन हमेशा ध्यान दीजिएगा किसके बिहाफ पर होता है, हमेशा जनसंख्या के बिहाफ पर होता है। म्यूकरमाइकोसिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक दुर्लभ वायरस द्वारा होने वाला संक्रमण है। इस बीमारी का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क होने के कारण होता है। क्या ये पॉसिबल है? म्यूकरमाइसिस, मेरे भाई ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो म्यूकरमाइसिस एक मतलब कवकीय बीमारी है। कवकीय मतलब फंगल क्या है, ये एक प्रकार की डिजीज है। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। जब हम बात करें यह एक दुर्लभ वायरस द्वारा होता है, तो ये वायरस तो है नहीं, कवकी है, तो पहली लाइन तो आपको गड़बड़ मिल गई। ठीक है, इस बीमारी का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के ना, ऐसा नहीं है। ये जो म्यूकरमाइसिस है ना मेरे भाई, म्यूकरमाइकोसिस है, एक्चुअली ये म्यूकरमाइसेटिक एक कवक है, उसके माध्यम से फैलता है। ये बहुत रेयर, मतलब ये बात तो सही है कि यह एक बहुत दुर्लभ है, लेकिन वायरस है तो ये गलत है। ये वायरस नहीं है एक्चुअली। ये जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाता है, जब बहुत ज्यादा रोग प्रतिरक्षक कोई दवाई खाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको ये रोग होता है। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से सुनना कि मतलब जब भी कोई व्यक्ति अत्यधिक दवाओं का सेवन करता है तो उसकी वजह से ऐसे रोग मतलब लोगों को हो जाते हैं। हाँ, एक दुर्लभ प्रकार का कवकीय रोग है। ये बड़ा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक्चुअली, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों नहीं सही है ना, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक सरकार। Which of the following is not a feature of the Indian Constitution? Parliamentary government, independent judiciary, presidential government, federal government। देखो आपको भी पता है कि संघात्मक
सरकार हमारे देश में है, कनाडा से हमने ले लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से है। संसदात्मक ब्रिटेन से है, ये हमने लिया है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था हमने कहीं से नहीं ली। हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसी देश में हो सकता है जिसमें क्या परिसंघीय व्यवस्था हो। परिसंघीय व्यवस्था ज्यादातर, ऐसा नहीं है कोई मैंडेटरी है परिसंघीय व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मतलब राष्ट्रपति का नियंत्रण सभी चीजों पर, राष्ट्रपति का नियंत्रण सभी चीजों पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। Which of the following commission is not related to union state relations in India? सभी साथी बताइए। देखिए मेरे भाइयों, ध्यान से देखिए, जब हम बात करें राजमन्नार कमेटी, राजमन्नार कमेटी, तो ये 1969 में बनने वाली कमेटी है, केंद्र राज्य से संबंधित है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला केंद्र राज्य से संबंधित आपका सरकारीय आयोग है, आपको पता होना चाहिए। 1983 में ये बना था, 1983 में बना था। यहीं पर आपको मैं बता दूं, ये जो पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग, पुंछी आयोग सन 2007 में बना था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पुंछी आयोग कब बना था? सन 2007 में बना था। और ये सभी किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है मेरे भाइयों। हाँ, इंद्रजीत गुप्ता आयोग इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता आयोग इससे संबंधित नहीं है। क्लियर है? तो ये तीनों कनेक्टेड हैं, आप इसको कनेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बताइएगा कि सब मिलान करने की बात है आपको, और मैं जूम कर दूं, मिलान करने की बात है, दिख रहा होगा आप सभी को, ये मिलान करने की बात है। कह रहा है कि इनमें से मिलान करिए। न्यू साउथ वेल्स, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, सिडनी, विक्टोरिया। मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो। ये पहली लाइन में लिखा है न्यू साउथ वेल्स, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, सिडनी, विक्टोरिया, पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। ये अब देखो भौगोलिक प्रश्न है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है, ये इसकी राजधानी शहर हो जाएगी सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। और अगर हम बात करें यहीं पर क्वींसलैंड, क्वींसलैंड का होगा ब्रिस्बेन। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत बढ़िया क्रिकेट का मैदान है ब्रिस्बेन में। विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया आपका मेलबर्न, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। जैसे ये राज्य हैं उनकी राजधानियां हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, क्वींसलैंड। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। यहां पर क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी तरीके से, अगला प्रश्न है इसी तरीके से, आरो यारो का ही प्रश्न है ये, आपको मैं बता दूं ये आरो यारो का ही प्रश्न है। ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। मेरा मानना है कि सारे ही ललित कला अकादमी 1954, इट इज करेक्ट। संगीत नाटक अकादमी 59 तो नहीं, 52 ही है, हाँ ठीक है, B2 ओके। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 करेक्ट। ये तो बहुत सीधा सीधा दे दिया है, ये तो बहुत सिंपल है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ए का ये करेक्ट है 1954, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्लियर है? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित
बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं है अमनगढ़। बताओ अमनगढ़ कमेंट करके कि कहाँ पर उपस्थित है। बांधवगढ़ है, कान्हा है, संजय दुबरी है, ये तीनों है कहाँ पर? एमपी में। ठीक है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कमेंट करके बताना। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कमेंट करके बताना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? दार्ली पाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और एमपी का बॉर्डर है ना? दादरी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी साथी। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर आएंगे ऐसे ही आपको मॉडल प्रश्न लेकर के। कल का जो सेशन होगा वो उत्तर प्रदेश स्पेशल का होगा। ऐसे ही अल्टरनेट उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन का आपकी प्रक्रिया प्रैक्टिस कराता रहूंगा। आप सभी ऐसे ही बने रहिए। आप सभी का प्रेम देखना चाहता हूँ सामान्य अध्ययन के प्रति। आप देखिए कैसा प्रश्न श्रृंखला था, कैसी रही क्लास। ज़्यादा प्रश्न तो नहीं, लेकिन 15-20 क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करता हूँ और उसके माध्यम से कई सारे और प्रश्न कराने की कोशिश करता हूँ। इस बात को आप भली भांति देख भी पा रहे होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।